Good morning students, my name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about one of the important part of financial statement of not-for-profit organization, that is balance sheet. एक गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा बनाई जाने वाली बैलेंस शीट. As the name indicates, not-for-profit organizations are established and operated with a view to render valuable services to a particular class of society without expecting anything in return from that class of society. गैर लाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के एक पिछड़े वर्ग को एक विशिष्ट प्रकार की सहायता या सेवा प्रदान करना है. यह सेवा बिना किसी लागत के वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करके हो सकती हैं और कंसेशनल रेट पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके भी हो सकती है. और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होता है, जहाँ ज़्यादातर लोग नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन कई बार बिना वेतन, बिना मजदूरी के, बिना पैसे से काम करने वाले इतने व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं. तो फिर कुछ स्पेशल टेक्निकल सर्विसेज के लिए स्टाफ मेंबर्स को भी रखना पड़ता है एंड दे विल बी द सैलरीड एम्प्लॉयज ऑफ द एनपीओ. उन्हें फिर सैलरी और कमीशन फीस, व्हाटएवर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन और ऑनोरेरियम उन्हें देना पड़ेगा. बैलेंस शीट हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा या तुलन पत्र. And you know that balance sheet is prepared at the end of the year with a view to disclose financial position of that entity. Balance sheet reflects performance at a glance. Balance sheet discloses financial position, that is, all assets and all liabilities of any organization are reflected through the balance sheet. It's a bird eye view. Balance sheet is generally prepared in one page to disclose all assets and liabilities. If there is a long list of items of assets and liabilities, then we prepare notes on accounting. जैसे अगर किसी एनपीओ के पास में 15-20 करोड़ की एसेट्स हैं, 15 तरह की कोई मशीनरी इक्विपमेंट है, 20 तरह की है, तो उन सबको अलग अलग हम बैलेंस शीट में दिखाकर बैलेंस शीट को 4-5 पेज में लेंथी नहीं बनाते हैं. ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सारी इंडिविजुअल एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं. ओपनिंग बैलेंस, एट परचेज, लेस सोल्ड, लेस डेप्रिसिएशन करके जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, उन सब का एक समरी, सारी एसेट्स की एक अलग लिस्ट बना देते हैं. वो नोट्स ऑन अकाउंटिंग, उस नोट्स ऑन अकाउंटिंग मीन्स टोटल ऑफ ऑल फिक्स एसेट्स. वो जो टोटल होती है सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स की इंडिविजुअल कैलकुलेशन से जो टोटल बनती है, वो एक टोटली बैलेंस शीट में दिखाई जाती है. अगर किसी को डिटेल चाहिए तो दे विल रेफर टू द नोट्स, कंसर्न नोट्स ऑन दैट पार्ट ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दैट आइटम ऑफ द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल पोजीशन. इट मे बी गुड और बैड. इट शोज all balances of personal and real account at the end of the year. Balance sheet discloses all kind of liabilities and all kind of assets. Liabilities which are payable and the assets which are owned by the NPO. And it is necessary to purchase and to maintain different type of assets to achieve the main object of a not for profit organization. किसी भी संस्था या संगठन को जो बड़े पैमाने में कार्य करता है, जो कोई एक विशिष्ट प्रकार की सेवा या कोई वस्तु का कम लागत पे, बिना लागत के
समाज के किसी विशिष्ट वर्ग को प्रदान करना चाहता है तो उन्हें विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की भी आवश्यकता होती है और वो खरीदी जाती है या किराए पर ली जाती है। तो अगर वो खरीदी जाती है तो फिर उनका रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट भी होता है, उनका एक्सपांसन भी होता है। तो वो सब हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक एनपीओ का जो प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम है वो दो तरह का हमने बांटा था, रेवेन्यू नेचर इनकम एंड कैपिटल नेचर इनकम। ऑल रेवेन्यू नेचर इनकम ऑफ एनपीओ is shown in the income side of the income and expenditure account, but all kind of capital nature receipts, capital nature income of the NPO is shown in the liability side of the balance sheet। और कैपिटल नेचर के सोर्स ऑफ इनकम क्या बताए थे मैंने, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। अगर लिखा है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना तो कैपिटल नेचर की हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिया तो आप उसको रेवेन्यू नेचर का मान सकते हैं। और अगर लिखा है कि 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज तो 50% मतलब जितनी हमें एंट्रेंस फीस मिली है ना ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारे रिसीप्ट साइड में दिखाई हुई है, उसका आधा भाग तो हम इनकम में दिखाएंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आधा भाग हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। अगर किसी एनपीओ का हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है और ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए उस एनपीओ की जो भी एसेट्स और लायबिलिटी एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है उससे हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। और कैपिटल इज इक्वल टू फॉर्मूला, यू नो आवर फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। When capital fund is not given at beginning of the year, but different type of assets and liabilities at beginning of the year related to that NPO will be given to you, and that will help you to calculate opening balance of capital fund of that NPO। अब वो opening capital fund है ना, वो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर लिख देंगे और उसके बाद में फिर हम क्या आइटम ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई भी व्यक्ति मेंबर बनता है एनपीओ का तो अपनी लाइफ में एक ही बार देता है तो वो नॉन रिकरिंग रिसिप्ट हो गई, इसलिए वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। लीगेसी इज द एसेट्स और द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डोनर और मेंबर अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड आफ्टर हिज डेथ। तो अगर हमें कोई ऐसी लीगेसी मिला है तो वो भी हमारा कैपिटल नेचर की होगी। अगर कुछ भी नहीं दिया तो कैपिटल नेचर की मान के हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिजल्ट सरप्लस होता है, सरप्लस ऑब्लिक प्रॉफिट, सरप्लस को प्रॉफिट बोल सकते हैं, तो जो सरप्लस होगा ना वो यहाँ कैपिटल फंड में ऐड होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट के दो एस्पेक्ट, दो साइड, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट consists of all the balances of personal and real accounts. So the left hand side is liability side, LI, API, LI, PI, ES, दायित्व पक्ष जिसमें सारे दायित्व दिखाए जाते हैं, और राइट हैंड साइड इज एसेट साइड एंड राइट अमाउंट इन रूपी टर्म, करेंसी इन करेंसी रूपी, तो यू आर टू राइट द साइन ऑफ रूपी। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड, कौन सा, ओपनिंग वाला। आपको ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और नहीं दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें आप सारे जो ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी होगी उसे आप बैलेंस शीट में पुट करेंगे, एक वर्किंग नोट में छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, उससे जो कैपिटल फंड आएगा वो इधर लिख दो और उसे बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें ऐड हो जाएगा आइटम, मैंने ऐड क्या होगा, ऐड होगा एंट्रेंस फीस जो हमने कैपिटलाइज करी है, जो कैपिटलाइज करने का क्वेश्चन में बोला हुआ था वो आएगा। फिर ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, तो कैपिटल होगी क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके अलावा ऐड आप लीगेसी कर सकते हैं, लीगेसी भी हमारी एक कैपिटल नेचर की इनकम होगी जो किसी मेंबर या डोनर से मिलती है, उसकी विल के अकॉर्डिंग, वसीयत के अकॉर्डिंग, उसके मरने के बाद मिलती है, तो वो लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका करंट ईयर का ऑपरेशनल रिजल्ट सरप्लस है, अधिक आया है, कहां से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने पर इनकम साइड में टोटल ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम था तो वो सरप्लस है, इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट, वो सरप्लस भी है, हम यहाँ ऐड करेंगे सरप्लस।
और इनको जोड़ने के बाद में हम लेस, या तो देखो सरप्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट आया है DEFICIT डाटा देन वी लॉस, ठीक है, तो वो हम या लेस, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, मैंने यहाँ दोनों लिखा है सो दैट यू पीपल कैन हैव द नॉलेज ऑफ बोथ सरप्लस एंड डेफिसिट। अब ये तो हुआ कैपिटल फंड की बात। अब दूसरा एक और फंड होता है एंडोमेंट फंड कह दो, यानी कि ए फंड विच इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस एंड विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। अब ये प्राइज फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, ये बिल्डिंग फंड हो सकता है, ये लाइब्रेरी फंड हो सकता है। उन सब का अकाउंटिंग का तरीका एक जैसा ही होगा। तो मैं कोई एक फंड लिख रहा हूं, है ना, भले आप बिल्डिंग फंड मानो, मैं उसका नाम दे रहा हूं स्पेशल फंड, विशेष कोष। जो डोनर किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए डोनेशन देते हैं, जिसे हम स्पेशल डोनेशन कहते हैं, उसका उपयोग हम उसी काम के लिए कर सकते हैं, और जब तक उसका उपयोग नहीं होगा वो तब तक बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में स्पेशल फंड के नाम से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेशल फंड। जैसा कि मैंने आपको पहले वर्किंग नोट बनाए फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर फंड बनाया हुआ है, कोर्स बनाया हुआ है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो नंबर 1 हो गया, मान लीजिए क्या कैपिटल फंड, नंबर 2 लिख रहा हूँ स्पेशल फंड, स्पेशल फंड विशेष कोर्स, उसका नाम जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसका अगर कोई बैलेंस पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस, तो वो इधर आएगा, राइट। उसके बाद में ऐड इस फंड के लिए, जैसे मान लो एक बिल्डिंग फंड है, और अगर मैं बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन दिया किसी व्यक्ति ने कि मैंने ये पैसा दिया बिल्डिंग बनाने में काम में लिया जाए, तो डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर फंड, तो डोनेशन रिसीव्ड स्पेशल डोनेशन, ठीक है, उस पर्पस के लिए। अब ये फंड में पैसा पड़ा हुआ है, इसको एनपीओ के द्वारा बाहर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसपे और उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में इनकम होती है। तो वो इनकम भी इधर ही जुड़ी जाएगी, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की इनकम होगी एक तरह से। ऐड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ये जो फंड है, इस फंड का पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट किया, उससे अगर कोई इनकम होती है, वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेशल फंड हो सकता है, या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेशल फंड हो सकता है। वो ऐड करने के बाद में आप इसमें से लेस एक्सपेंसेस आउट ऑफ दैट फंड। जैसे कोई बिल्डिंग फंड है, अगर आपने बिल्डिंग बना लिया, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस हुआ वो हम यहां घटाएंगे। तो यू कैन एक्सपेंसेस आउट ऑफ फंड, एक्सपेंसेस आउट ऑफ फंड, और आउट ऑफ फंड उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिस पर्पस के लिए फंड बना है। तो ये हमारे दो सोर्स हो गए हमें, एक कैपिटल फंड और दूसरा स्पेशल फंड। इसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। और कभी कभी कोई ऐसा फंड भी होता है जिसमें ये बोल दिया कि इसका सिर्फ इंटरेस्ट होगा, उसी को यूज करेंगे, उसको हम एंडोमेंट कहते हैं। एंडोमेंट फंड, जो एक फंड हमने बना लिया और उसमें सिर्फ जो इनकम होती है, इंटरेस्ट होता है, उसी को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द डोनर। तो वो उस फंड का यूज नहीं होता, फंड में होने वाली इनकम का यूज होता है, तो वो भी एक अलग से एंडोमेंट फंड आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम जो करंट लायबिलिटीज के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, कभी पैसे की कमी पड़ गई और लोन लेना पड़ा, या बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा, तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, वो हम इधर लिखेंगे। क्रेडिटर, और एक एनपीओ द्वारा बहुत सारे सामान खरीदा जाता है अपने मेन उद्देश्य को पूरा करने, तो क्रेडिटर और मटेरियल, या कोई भी मटेरियल मतलब स्टेशनरी गुड्स whatever is used for the purpose of NPO, तो क्रेडिटर फॉर मटेरियल आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर हो गया। अब और क्या आएगा, और आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर कोई एनपीओ को कोई एक्सपेंसेस देने बाकी है, जैसे सैलरी देनी बाकी है, वेजेस बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें सैलरी
सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन चूंकि एक आय का मुख्य स्रोत है, अगर कुछ मेंबर ने करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर के लिए चंदा दे दिया तो हमें इस साल मिल गया, तो एडवांस में सब्सक्रिप्शन जो मिला ना वो हमारा लायबिलिटी का पार्ट हो जाता है, इसलिए वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी साइड में आएगा। इसके अलावा कोई भी एडवांस इनकम हुई है, अनअर्न्ड इनकम है सब्सक्रिप्शन के अलावा, जैसे कोई इंटरेस्ट एडवांस मिल गया, रेंट एडवांस मिल गया, तो अनअर्न्ड इनकम। कोई एडवांस देना एनपीओ की बिल्डिंग पवेलियन के लिए हमें रेंट मिल गया, उनका यूज वो नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन उन्होंने एडवांस में कुछ किराया दे दिया, ठीक है, या कोई भी दे दिया इनकम, तो वो हमारी अनअर्न्ड इनकम है और वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। तो ये हमारे कुछ जो है इनकम सोर्स हो गए अनअर्न्ड इनकम के, जो भी इनकम है नाम आ जाएगा। नाउ सी एसेट साइड। अब एसेट साइड में क्या होगा, फिक्स एसेट्स आती है पहले। फिक्स एसेट्स में भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको दिखाएंगे कैसे। मैं एक एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूं, नंबर 1 फिक्स एसेट्स। इसमें ना ओपनिंग बैलेंस कितना था पहले वो लिख देंगे, उसके बाद हमने अगर नया कोई एसेट खरीदी है, एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वो हम यहां लिख देंगे, एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जो नई एसेट्स खरीदी है तो वो ऐड हो जाएगी, और अगर हमने कोई पुरानी बेची है तो लेस सेल ऑफ एसेट्स, जितनी बुक वैल्यू की एसेट्स हमने बेची है तो वो घटा दी जाएगी, और उसके अलावा लेस जो बची हुई एसेट्स है उसमें जो हमने डेप्रिसिएशन काटा था वो भी घटा दिया जाएगा। ये आप एक अलग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। तो ये फिक्स एसेट्स के लिए ये रहेगा अकाउंटिंग। ओपनिंग कितना था कोई एसेट्स, चाहे बिल्डिंग है, चाहे फर्नीचर है, चाहे मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसमें भी नई खरीदी है वो ऐड जाएगी, और जो पुरानी बेची है तो वो घटा देंगे। बेचने पे जो बुक वैल्यू थी ना वो यहाँ घटाई जाएगी, और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो रिसिप्ट में आएगी, और बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस से अगर हमें सेलिंग प्राइस कम मिली तो लॉस हुआ तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा, और डेफिसिट हुआ तो हमारे एक्सपेंडिचर हुआ तो डेफिसिट में आएगा, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, और अगर बेचने पर फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा, राइट। इसी तरह यहाँ पर ध्यान रखना, अगर जो हमारे कोई स्पेशल फंड है उसमें हमने जो पैसा मिला टोटल है स्पेशल फंड, उससे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो वो हम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। अगर हमने जितना फंड में अमाउंट है स्पेशल फंड में उससे कम खर्च किया तो बचा हुआ फंड हम इधर लिखेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर जितना हमारे पास स्पेशल फंड है उससे ज्यादा आपने अगर एक्सपेंडिचर कर दिया ड्यूरिंग द ईयर फॉर द वेलफेयर इफ इट वाज नेसेसरी, तो फिर जो एक्सेस अमाउंट जो हमने पेड किया एक्सपेंडिचर हुआ वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिक्स एसेट्स की। हर एक फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग इस तरह से होगी। अब मैं कुछ फिक्स एसेट्स के नाम लिख देता हूं जनरली, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब आपको ये पता रहे कि ये यहाँ आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स। कभी कभी आता है सर्जिकल इक्विपमेंट, मतलब अगर कोई आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो सर्जिकल काम में, सर्जरी में जो इक्विपमेंट काम आता है तो उसको सर्जिकल इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक, जगह तो हर जगह होती है तो वो भी यहाँ हो सकती है एनपीओ के लिए, तो इधर आ जाएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर। मोटर वैन या मोटर कार हो सकती है, मोटर वैन या कार, किसी वो सब एसेट्स नेक्स्ट घटा के लेके गए। अब इसके अलावा जो है फिक्स डिपॉजिट, अगर किसी एनपीओ के पास से ज्यादा इनकम हुई है और उन्होंने बैंक में एमडी करा दी है तो फिक्स डिपॉजिट इधर आ जाएगी। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, अगर जैसे कोई फंड है हमारा रिलीफ फंड या प्राइज फंड, उनका पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, वहां पे इन शेयर एंड डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी हो सकता है, बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट हो सकता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, तो वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब इसके अलावा जो हमारा करंट एसेट्स है उसमें हम लिखेंगे क्या, करंट एसेट्स में हम लिखेंगे स्टॉक। किस किस का, स्टॉक ऑफ मटेरियल, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम उसका स्टॉक है, मटेरियल है, स्टेशनरी है, स्टैम्प है, तो जो भी स्टॉक होगा वो सब इधर आएगा, स्टैम्प, स्टेशनरी, मटेरियल का। फिर है ना क्रेडिटर फॉर मटेरियल, शॉपिंग सप्लायर तो स्टॉक हो गया। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन का जो ना वो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो चालू वर्ष का चंदा मेंबर से नहीं मिला है वो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे, और जिन मेंबर ने अगले साल का चंदा एडवांस में दे दिया वो लायबिलिटी साइड में आएगा। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल स्टेशनरी, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फिर एक्रूड इंटरेस्ट, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है या इन्वेस्टमेंट है उस पर अगर हमें कोई इंटरेस्ट अर्न हो गया है, एक्रूड इंटरेस्ट या इनकम हो गई, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे एसेट्स होता है। तो आई मीन राइट, प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड टैक्स है, वो सब हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। अगर किसी एनजीओ के द्वारा आपने किसी एम्प्लॉय को, वर्कर को कुछ पैसा एडवांस दे दिया सैलरी के अगेंस्ट में वगैरह, तो वो भी हमारी एसेट की तरह होता है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, एडवांस टू एम्प्लॉइज, तो एसेट। और अगर कोई एनजीओ है जिसमें वो काम करने वाले एम्प्लॉय है वो परमानेंट है, उनका पीएफ का पैसा काटा जाता है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्योंकि एनजीओ भी एक एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉय वो परमानेंट है, उनको ना सैलरी में से प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा काटा जाता है। तो पीएफ का रूल है कि जितना उसकी सैलरी में से काटा जाता है उतना उतना एम्प्लॉयर द्वारा और मिलाया जाता है, और वो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा कराया जाता है, और वही पैसा मंथली और ईयर टू ईयर एक्यूमुलेट होता रहता है, और रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय को वापस मिलता है। उसी से पेंशन भी बन सकती है और वो लम सम विड्रॉल भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो करते हैं वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो बैलेंस है उसका लायबिलिटी हो जाएगी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, EMPLOYES, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, PROVIDENT। भविष्य निधि, कर्मचारी का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट है ना वो ओपन एंड मेंटेन किया जाता है। तो ये हमारे कुछ एसेट्स और लायबिलिटी है। अब इसके अलावा हमारा एंड ऑफ द ईयर जो ना बैलेंस एट बैंक, कैश एट बैंक या बैलेंस इन बैंक, वो भी हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है। और कैश इन हैंड जो है ये हमारी एसेट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे करंट लायबिलिटी होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, क्रेडिट फॉर मटेरियल सप्लाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सफिशिएंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड एडवांस रिसीव्ड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इस तरह से these are some major items to be shown in the balance sheet of NPO। आपने ना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट लास्ट ईयर बनाई थी, और उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कुछ आइटम जो इस एनपीओ की बैलेंस शीट में आने वाले हैं वो डिफरेंट है, जैसे एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसीज, है ना, ये स्पेशल फंड है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और इसके अलावा इधर सब्सक्रिप्शन
इनकम, आउटस्टैंडिंग सबसिशन, एडवांस सबसिशन। तो बाकी मोर और लेस बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी होती है, वो दिखाई जाती है, लेकिन एनपीओ की बैलेंस शीट में कुछ विशिष्ट बातें आती हैं। आपने जो पहले बैलेंस शीट बनाना सीखा वो कॉन्सेप्ट ही माइंड में रखना है, और इसमें भी सारे एडजस्टमेंट है वो किए जाते हैं। और एक्सपेंसेज के दो एडजस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड आउटस्टैंडिंग। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज हमारी एसेट होता है वो हमने इधर लिख दिया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटी होता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ गया। इसी तरह इनकम के दो एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम इज जस्ट लाइक आवर एसेट्स, तो इसलिए एक्रूड इनकम का हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम। और एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट एंड ऑफ द ईयर इज आल्सो इक्विवेलेंट टू करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को भी हमने करंट एसेट्स में लिया है। और इसी तरह इसका उल्टा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो लायबिलिटी हो गया। और इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम है जो हमें एडवांस में मिल गई है, एनपीओ को मिल गई है, तो वो उसकी लायबिलिटी का पार्ट होगा, करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा। और इस तरह से हम एक एनपीओ की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो व्हेन यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन, when the receipt and payment account is given and you are to prepare income and expenditure account and balance sheet, you have to go through each and every item given in receipt and payment account. You have to select, you have to distinguish which item is capital in nature and which item is revenue in nature. तो जो रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंसेज है, रिसीप्ट एंड पेमेंट है, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे, और कैपिटल नेचर के जो रिसीप्ट एंड पेमेंट है वो सब इधर है, राइट। तो बैलेंस शीट consists of all assets and liabilities, all receipt and income of the capital nature, and all expenses of capital nature. Expenses of capital nature form assets for the business, and income of capital nature are added in the capital fund of the NPO. So these are the various items to be shown in the balance sheet of the NPO. We have discussed about each and every item, and if you have any doubt, you can call me, you can discuss with me. And now we have prepared total 5 videos related to NPO. ठीक है, उसमें NPO का हमने 5 अलग अलग वीडियो बनाए। एक वीडियो में, पहला वीडियो नंबर 1 है, उसमें NPO का बेसिक फीचर्स, उनके ऑब्जेक्ट एंड वो हमने डिस्कस किया था। दूसरे में उसके सोर्स ऑफ जो इनकम है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, वो हमने डिटेल में किया। थर्ड वीडियो रिलेट्स टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। NPO 4 जो वीडियो मैंने बनाया है, दैट इज रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय NPO, एंड दिस इज द 5th वीडियो रिलेटेड टू NPO, comprises all item to be presented in the balance sheet of the NPO। ठीक है, बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा या तुलन पत्र, जो कि केवल व्यवसायिक संगठन के द्वारा ही नहीं, गैर व्यवसायिक संगठनों और संस्थाओं द्वारा भी बनाया जाता है। और बैलेंस शीट बनाने का या चिट्ठा बनाने का उद्देश्य उस संगठन की, उस संस्था की आर्थिक स्थिति का चित्रण करना है, और इसकी भी ऑडिट की जाती है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड वाउचिंग की जाती है, जिसे हम ऑडिट कहते हैं। Each and every item on transaction is scrutinized by the professionally qualified trained accountant, that is the chartered accountant. And the NPO are also required to submit the return of their income to the income tax department. Nowadays, government is trying to check and control all NPO, all NGO working in India, to see that whether they are working for actual benefit of some targeted beneficiaries of the society, or they are working for their own advantage. The main object of the government is to see that the NGO should work for the betterment of a special class of society. They should use their financial resources for expansion, for the development of a special suppressed section of the society, to bring them at the right track.
समाज के पिछड़े और निम्न वर्ग के लोगों का भी उत्थान हो, वो भी विकास की धारा से जुड़े, वो भी एक सामान्य जीवन यापन कर सके। और जब सरकार के पास में इतने साधन पर्याप्त नहीं है कि भारत जैसे देश में सभी लोगों को स्वास्थ्य की, शिक्षा की, नैतिक विकास के कार्यों की और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा और उनकी सुरक्षा पूरी कर सके। इसलिए सरकार एनजीओ को काम करने का परमिशन देती है, लेकिन यह भी चाहती है कि जो भी एनजीओ एस्टेब्लिश किए गए हैं वो वास्तव में समाज के हित में काम करें। वो कोई एनजीओ खोल के खुद अपने और अपने परिवार के लोगों के लाभ के लिए कार्य नहीं करे। और इसी उद्देश्य से सरकार एनजीओ को प्रमोट करती है। और भारत में जितने भी लोग एनजीओ जिन्होंने बनाए, दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। दे हैव ए सेंस ऑफ सर्विस टुवर्ड द सोसाइटी, sense of service towards a particular class of society, and there are some members and some donors, they are providing their valuable financial resources for the betterment of others without getting anything in return. That is why all the sections of the society are developed and their financial, social and economic interest is preserved and promoted through the NPO. So I am sure you got the point. Now you can refer some example of this chapter NPO and then you can solve the question. If you have any doubt, you can discuss with me. Watch this video completely and watch all the 5 videos related to NPO. जो लोगों को एनपीओ का चैप्टर करना है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो मैंने जो एनपीओ के 5 वीडियो बनाए सीक्वेंस में, आप उनको सीक्वेंस में देखें। पहले ही सीधा तीसरा देखा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, हर चैप्टर का वीडियो को आप सीक्वेंस में देखें। मैंने उसमें नंबर डाला हुआ, जैसे इशू ऑफ शेयर के मैंने 8 वीडियो बना के डाले हुए, वो सब सीक्वेंस में देखेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और सारे वीडियो कंप्लीटली देखें। इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड हमारे जो मेजर एस्पेक्ट उनके 10 वीडियो मैंने बनाए, 10 लेक्चर है, आधा घंटे के कम से कम। तो वो आप सारे सीक्वेंस में देखें और उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल करें और फिर क्वेश्चन करें, आपको सब समझ में आएगा डेफिनेटली। तो इसी तरह पार्टनरशिप के भी मैंने सारे चैप्टर के वीडियो डाले हुए, उनको आप डिटेल में पढ़ें, उनको समझें, देखें और फिर क्वेश्चन करें, आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप योर स्टडी कंटिन्यू, keep yourself safe. Thank you very much. God bless you.